जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, इनइक्वालिटी चैप्टर बाबू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, जो सेट थ्योरी की तुम्हारी डाउट है वो सब डील किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डाउट है हम लोग देख लेंगे उस चीज़ को। अभी क्या है कि हमको बहुत दिन से उसमें डाले नहीं है, राइज एकेडमी के चैनल पर हम लोग नहीं डाले हैं वीडियो, डालना मेरे लिए ज़रूरी है। तो इनइक्वालिटी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। और इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ाने से पहले, मतलब हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ें, इनइक्वालिटी के टॉपिक को देखें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक और चीज़, तो बात ये हो रही थी सर कि इनइक्वालिटी अगर पढ़ना है तो इनइक्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा उसमें इंटरप्रेट कर लोगे, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को अगर इनइक्वालिटी में देख लो, ठीक, तो आपका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इनइक्वालिटी पढ़ना और उसके क्वेश्चंस को भी करना आसान होता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो मेनली तुम्हारा जो क्लास होगा वो होगा ग्राफ्स के बेसिक्स पे, कि अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचोगे, किस तरीके से बनाओगे। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, जब ग्राफ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे किस पे, इनइक्वालिटी पर टर्नओवर करेंगे और तब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, समझो एकदम ध्यान से बात को कि भाई साहब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है जो टॉपिक वो है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत ही काफ़ी उम्दा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना कैसे, हर जगह काम आने वाला है, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहाँ तक कि अगर बायोलॉजी में भी देखो तो बायोलॉजी में भी ग्राफ का बहुत यूज आएगा। अब क्या है, इसको 2 लेवल पे करके पढ़ना है। सबसे पहला जो लेवल होगा आपका, सबसे पहले लेवल 1 की जो हम लोग बात करेंगे, लेवल 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा होगा वो होगा हमारा बेसिक्स कैसा है, मतलब अभी तक हम अपने ग्राफ्स के बारे में क्या जान रहे हैं, अभी तक 10वां क्लास तक का छोड़ दो, हमको नहीं मतलब 11th का ग्राफ क्या है या आगे के ग्राफ्स कैसे होंगे, वो अभी नहीं मतलब है। लेवल 1 में हम बेसिक्स क्लियर करेंगे अपना, जितना छोटी छोटी बातें, जितनी छोटी छोटी आती कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सारी चीज़ें दिमाग में लाएंगे ताकि अपना काम हो सके। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी चीज़ का लेवल 2, और ये होगा आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये होगा आपके IIT के JEE एडवांस के लिए। और तुमको ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको अगर पूरे मैथ्स में अगर कोई चीज़ सिंसियरली पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है, बाकी सब चीज़ छोड़ दो, इसको अगर तुम मन लगा के नहीं पढ़ोगे ना तो समझ लो कि तुम्हारा क्वेश्चन को अप्रोच करने का 90% इफिशियंसी कम हो गया, तुम्हारे पास 10% इफिशियंसी बच गया। जिस बच्चे के पास ग्राफ का नॉलेज होता है वो एडवांस के और जेईई मेंस के क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर पाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुमको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और 100% क्वेश्चन कर पाओगे, 100% क्वेश्चन, उसमें 2 बात है ही नहीं, सोचना ही नहीं है कुछ, एकदम आराम से कर पाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक बुक आती थी अमित एम अग्रवाल की, प्ले विथ ग्राफ, और वो बुक हम लोग पढ़े थे पूरा का पूरा 1 से 1.5 महीना। तो मान लो हम लोग 1.5 महीना नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग के 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे क्लास चलती है तो मिनिमम 15 दिन चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद समझ लो कि तुम्हारा 30% मैथ्स का क्वेश्चन तो आ गया आपके दिमाग में। आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे वहां तक पहुंच पाओगे, ये चीजें आपके माइंड में आ चुकी है, 30% चीज आ चुका है। और समझ लो कि हर साल जेईई मेंस में और एडवांस में दोनों में ही आपको नहीं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठाए बनेंगे ग्राफ से। और थोड़ा अच्छा हो गए हो, अप्रोचिंग टेंडेंसी ग्राफ में अच्छी है तो तुम कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन बना लोगे सिर्फ ग्राफ से, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे बेसिक्स क्लियर करेंगे और तब हम लोग क्लियर करेंगे इसका लेवल 2 यानी एडवांस लेवल का। आ रही है बात समझ में? चलो एकदम धीरे धीरे बात करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बातों को, एकदम बेसिक से, छोटे छोटे बातों से। भाई साहब ये बताइए ग्राफ का यूज क्यों करते हैं? मैंने जब आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बताओ भाई साहब ग्राफ क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है ग्राफ यूज करने का? एक ही मेजर पर्पस है। क्या है वो पर्पस सर? कि भाई साहब ग्राफ यूज करने के पीछे सबसे मेजर पर्पस है कि ग्राफ से हम एनालाइज आसानी से कर पाते हैं। जैसे एक बात बताओ, सिंपल समझना मेरी बात को। मान लो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया और यहाँ पे लिखता हूँ बिहार और यहाँ पे लिखता हूँ महाराष्ट्र, ठीक, और इधर लिखता हूँ कोविड के केसेस, कोविड-19 के मैंने यहाँ केसेस लिख दिए, ठीक है। हमने इंडिया में ग्राफ बनाया ऐसा, हमने बिहार में ग्राफ बनाया ऐसा,
और हमने महाराष्ट्र में ग्राफ बनाया है ऐसा। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ बताओ ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तुम बोलोगे ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं पूछूं बिहार और महाराष्ट्र में ज़्यादा क्या है बताओ, क्या बोलोगे सर महाराष्ट्र में। लेकिन अगर इसी को मैं न्यूमेरिकली लिख के देता कि 5632 बिहार में है, 5638 महाराष्ट्र में है, देन यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा इफर्ट। ओ 32 बेसी की 38 बेसी सोचना पड़ेगा ना, तब जाके बताओगे। इसे ग्राफ तो चित्र से दिया बड़का है सर, ज़्यादा है ना, तुरंत बता पा रहे हो। तो ये फायदा होता है ग्राफ का, ये सबसे बड़ा फायदा होता है ग्राफ का, यानी आप एनालाइज आसानी से कर सकते हो किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से। चलो आओ, तो अब बात आती है सर ग्राफ का कॉन्सेप्ट तो पता है हम लोग को कि कैसे एनालाइज करना है। अब है कि कुछ कुछ छोटी बातें हैं जो आपको जानना है। जैसे अगर हम ग्राफ की बात करें, हम ग्राफ कहाँ बनाते हैं, तो हम ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाते हैं ना, कार्टेशियन। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कितनों को पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो क्या है सर जी? प्लेन को इस तरीके से डिवाइड कर देना कि हम उसके हर एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर से बता सकें। जैसे मान लो, समझना एकदम ध्यान से, ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है हमारा? एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन मतलब एक कॉपी को प्लेन कह सकते हो। प्लेन का एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास में पढ़ोगे कि एक्चुअली प्लेन किसको कहते हैं, बट अभी समझो कि प्लेन माने एक सतह, ठीक है। अब क्या है कि इस के यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ? डिफरेंट पॉइंट्स होंगे कि नहीं? इस प्लेन पे करोड़ों पॉइंट्स होंगे। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का लोकेशन पता करें कि P का लोकेशन क्या है। भाई ये सब जो मेरा P वाला पॉइंट है इसका लोकेशन क्या है, ये प्लेन में कहाँ पे है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। जैसे मान लो हमसे कोई पूछता तो हम कहते ऊपर का वाला से तो नहीं सो नीचे, कोई इससे पूछेगा दाएं से बाएं, कोई पूछेगा नीचे से ऊपर, ऐसे अलग अलग दिया जा सकता है। तो किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए क्या किया गया कि इसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिवाइड कर दिया गया। कहा गया कि हम इसको वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दोगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन को उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया एक्स एक्सिस, है ना, और इस वर्टिकल लाइन को कहना स्टार्ट कर दिया वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है? और इस दोनों जहां पे ये दोनों कटते थे उस पॉइंट को कहा गया क्या? ओरिजिन। और इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो अगर हमने हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को काटा तो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। दोनों जहां कटते हैं वो ओरिजिन कहलाते हैं। और इस सिस्टम को कहा जाता है रेक्टेंगुलर, समझना मेरी बात को बच्चों, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहोगे? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये रेक्टेंगुलर है सर, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा एक और आता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक। क्या कहते हैं? ऑब्लिक। वो ऑब्लिक क्यों? क्योंकि उसमें हॉरिजेंटल लाइन तो होता है लेकिन वर्टिकल लाइन नहीं होता है। वो लाइन कोई एंगल बना रहा होता है, अल्फा डिग्री। यानी कि अगर एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे ना होके किसी पर्टिकुलर अल्फा डिग्री पे है, यानी 90 से कम पे है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक, बट अपनी सिलेबस ऑब्लिक पे नहीं है, अपनी सिलेबस किस पे है? रेक्टेंगुलर पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिक तौर पे दो टाइप में, एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और दूसरा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। रेक्टेंगुलर तब होगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे हो, और ऑब्लिक कब होगा? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री छोड़ के कोई भी एंगल पे हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो, ये तो बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई सर। नेक्स्ट बात पे आते हैं। चलो, अगर हम तुमसे पूछे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? अगर हम आपसे सिंपल पूछें कि भाई साहब ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? एकदम आसानी से ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब हम आपसे पूछ देते हैं कि बताओ, अगर तुमसे हम पूछते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहा जाता है? एकदम ध्यान से, बहुत बेसिक्स चल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहा जाता है?
और अगर हम आपसे वही पूछ दें कि y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, x कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं और y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, बता सकते हो एनीवन? अरे ऐसा मत सोचो कि हम बोलेंगे नहीं, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? एनीवन जो बता सके यस सर ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। यार तुम लोग का सब किस लेवल के गधे हो, हमको ये बताओ पहले। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो x कोऑर्डिनेट। हाँ एकदम एकदम करेक्ट, यही एक्चुअल डेफिनेशन है x कोऑर्डिनेट का। क्या होता है x कोऑर्डिनेट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से बच्चों बताओ? फ्रॉम y एक्सिस। वेरी गुड। y एक्सिस से जैसे मान लो ये एक पॉइंट है P, है ना, आपने क्या किया, आपने y एक्सिस से P का क्या निकाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाएगा x कोऑर्डिनेट। किसका x कोऑर्डिनेट? P का x कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो मेरे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम x एक्सिस से, तो वो क्या कहलाएगा? वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट कहलाता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर हम m से p तक गए तो जो डिस्टेंस मिला वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट। और अगर हम n से p तक गए वो जो डिस्टेंस मिला वो क्या कहलाएगा? y कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट का mp क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम पूछे np क्या है तो np क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। क्यों? अब देखो इससे फायदा क्या है। मान लो तुमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखते कितने लोग सही, तुम लोग को बनाना है अभी, कितने लोग सही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। रिप्रेजेंट 1,2 ऑन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया रिप्रेजेंट अ पॉइंट विच इज 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस एंड 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। चलो रिप्रेजेंट करो, देखें जरा कितनों का सही आता है। रिप्रेजेंट करो, दोनों पॉइंट को आप एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करिए जरा रिप्रेजेंट। हो गया क्या? देखिए, दिखाओ जरा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम देख के समझ जाएंगे। पहला तो 1,2 है, काफ़ी अच्छा है। रिप्रेजेंट अ पॉइंट विच इज़ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, 3 and 4। हाँ ठीक, सही है, करेक्ट है। देखें बस पॉइंट दिखाओ हमको। हाँ पॉइंट करेक्ट है, ठीक है, पॉइंट दिखाओ। हाँ ठीक, क्या आया है? कोऑर्डिनेट क्या आया है? 3,4 आया है। प्रियांशु आया तुम्हारा 3,4, सेकेंड वाला। ये तो ठीक है, 1,2 दिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या आया? 4,3 के 3,4, 3,4 आएगा, ठीक। क्योंकि देखो क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस दिया हुआ है, क्या होगा वो? 3। नहीं, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो देखेंगे y एक्सिस है तो उसको 3 लिख देंगे y कोऑर्डिनेट को, और x एक्सिस है तो उसको क्या लिख देंगे? 4। तो वो 3,4 के जगह किसको रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं? 4,3 को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 3,4 रिप्रेजेंट करना है, ना कि 4,3। अब ये तभी क्लियर होगा जब आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का क्या पता हो, मतलब पता हो। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी बात क्लियर हो गया। अब आप ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, सबसे आसान और सबसे पहला ग्राफ हम लोग किसका देखे हैं? स्ट्रेट लाइन का कि किसी और चीज़ का? भाई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखे हैं। सबसे पहला ग्राफ तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का देखे हैं, तो हम लोग भी अपनी शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। अब एकदम ध्यान से देखना है ना, एकदम ग्राफ हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का।
ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की। चलो सबसे पहले बताओ, स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बता सकता है कोई? ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्यों? क्योंकि सर ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो कभी भी अगर हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कैसा बनने वाला है? वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है ना। तो अब देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे पहले के समय में अगर आपको ग्राफ मिलता था, जैसे मान लो आपको दे दिया ग्राफ कि भाई साहब प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लो ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले आप आसानी से यहाँ पे एक डब्बा बनाते थे, ठीक है, और डब्बे में क्या लिखते थे बताओ? यहाँ x कोऑर्डिनेट लिखते थे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट में 0 लिखे y 3 आया, x कोऑर्डिनेट में 1 लिखे y 5 आया, x कोऑर्डिनेट में -1 लिखे y 1 आया, फिर यहाँ पे एक और कोई वैल्यू 2 लिख के 4 3 7 कर लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए? उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ किए, अलग अलग पॉइंट आया, पॉइंट को मिला दिए, आपका ग्राफ बन गया। यही करते थे, ठीक। लेकिन ये बचपन में क्या करते थे भाई साहब? 10th 9th में ये सब काम करते थे, और इसको करने से फायदा क्या होता था कि टीचर चेक करता था कि तुम सही सही पॉइंट बैठाए हो कि नहीं। लेकिन मैंने ग्राफ के स्टार्टिंग में बताया है आप लोग को कि ग्राफ जो पढ़ना है उसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको एनालाइज करने आना चाहिए। हमको नहीं मतलब है कि मेरा ग्राफ एग्जैक्टली प्लॉट है कि नहीं, लेकिन मेरा ग्राफ कैसा प्लॉट होना चाहिए? सिमिलर प्लॉट होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि हमको उससे एनालाइज करना है कि चीजें कैसी हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, कैसा हो रहा है, ये एनालाइज खाली कर लेना है, समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर हम तुमसे बोलें, सिंपल समझना, अगर हम बोलें कि भाई साहब हमारा स्पीड क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम कहें कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, और हम तुमसे पूछें कि ये ए है, बी है, सी है, बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा? तो भाई साहब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी सी का स्पीड ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का। अगर कोई दूसरा बच्चा है वो इसी ग्राफ को ऐसे बनाया है, ए बी सी, तो क्या तुमको नहीं पता चल रहा है कि किसका स्पीड ज्यादा है? चल रहा है ना। ग्राफ दोनों देखो डिफरेंट है, प्लॉटिंग दोनों की अलग है, लेकिन जो चीज आप एनालाइज कर रहे हो क्या वो एनालाइज आपको हो पा रहा है? एकदम दोनों ही ग्राफ में इसमें भी पता चल रहा है कि सी ज्यादा है, बी है, फिर ए है, सी ज्यादा है, बी और फिर ए है। तो अब क्या है, 11th क्लास से क्या कॉन्सेप्ट चला आता है कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इस बुद्धि से नहीं करना है। आपको ऐसा प्लॉट करना है कि आप उसके सिमिलर बना लो, और जो भी चीजें आपको एनालाइज करनी है आप उसको क्या कर सको? एनालाइज कर सको। आ रही है बात समझ में? तो दिमाग नहीं लगाना है इस चीज पे, सीधे अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक। तो आ जाओ, जनरल इक्वेशन तो हम लोग समझ गए, ग्राफ की प्लॉटिंग पहले कैसे करते थे एक बार दिमाग में आ गया, अभी कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको कहा जाता है जनरल इक्वेशन। अब अगर आपको इससे ग्राफ बनाना है, अगर इस जनरल इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्लोप, फिर बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये क्या है? स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, और ये फॉर्म क्या है, ठीक। तो देखो, जैसे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी एक जनरल इक्वेशन है, उसी तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। ये जनरल इक्वेशन हो गया, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन सा फॉर्मेट हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट हो गया। जहां पे ये जो तुम c देख रहे हो ना, इस c को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। हम मतलब भी बताते हैं इंटरसेप्ट क्या है, और इस m को कहा जाता है, बताओ क्या? स्लोप कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सर कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेट लाइन की ग्राफ्स पढ़नी है। स्ट्रेट लाइन का अगर जनरल इक्वेशन देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आसान होता है कि अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये कौन सा फॉर्म हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या होता है, स्लोप, और y क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्लियर हो रही है बात? तो बस इस चीज को उतारो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। फास्ट हो गया क्या? चलिए इसको मिटा दें, आ जाओ। तो सर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने उतार लिया सर, हमने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें और बता दो, स्लोप क्या होता है और दूसरा इंटरसेप्ट क्या होता है। आ जाओ ध्यान से देखना, पहले स्लोप समझते हैं, अभी उतारो मत, अभी चुपचाप समझो, तो सब गड़बड़ा जाएगा। स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब क्या है, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक, और हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ, ऑरिजिन, दिस विल बी योर x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। कोई भी स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर लो, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो x एक्सिस को काटेगा किसी डिग्री पे या फिर उसके पैरेलल हो जाएगा, यही ग्राफ बन सकता है ना। और कुछ ग्राफ बनेगा, दो ही प्रकार के ग्राफ बनेंगे, या तो वो x एक्सिस को काटेगा और नहीं तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यही दो ग्राफ बन सकते हैं। चलो पैरेलल होगा उसकी बात अलग करेंगे, पहले मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन था, उसने x एक्सिस को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वहां पे x एक्सिस के साथ, सुनना मेरी बात को, एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा उस पॉइंट पे x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल बनेगा। ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, और भाई साहब 0 डिग्री भी हो सकता है। पूछो कैसे, अगर पैरेलल हो जाए लाके चिपका दो, 0 नहीं बनेगा, समझ रहे ना बात को। तो ये जो एंगल बना x एक्सिस के साथ, किस डायरेक्शन में बना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। और इस एंगल का बाबू स्पेशल नाम होता है और हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं बच्चे इसको बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बातें, बहुत बढ़िया बात है सर, हम लोग इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ, द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी लाइन, किसके साथ, विथ x एक्सिस, इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट, अब तुमने क्या किया, तुमने एक मशीन, मैंने बताया था ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब मशीन है। नहीं इसके तो कैसे मशीन है सर, कैसे मशीन कैसे हो गया। तो मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम होता है किसी भी चीज में इनपुट डालना, तो फिर वो ऑपरेट करके क्या बाहर फेंकेगा, आउटपुट। याद करो मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। तो ये भी तो मशीन है भाई, इसके अंदर 0 डालो, तर ऑपरेट करके 0 बाहर फेंक देगा। 30 डिग्री डालो, 1/√3 बाहर फेंक देगा। 45 डालो, 1 बाहर फेंकेगा। नहीं तो हमने क्या किया, टैन नामक मशीन लिया और टैन के अंदर क्या डाल दिए, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। जैसे ही इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हम टैन थीटा निकाले, हमको ये तर ऑपरेट करके जो बाहर फेंका वो क्या फेंका, स्लोप फेंक दिया। क्या फेंक दिया बताओ, स्लोप ऑफ अ लाइन। उस लाइन का क्या फेंक दिया बताओ, स्लोप फेंक दिया। आ रही है बात समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब अब बताओ किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब, क्या बताओगे, किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू, उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू। वो एंगल स्लोप नहीं होता है।
अलग बात है कि स्लोप एंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो एंगल ही स्लोप नहीं है। उस एंगल का आप क्या निकालोगे बताओ? टेंजेंट वैल्यू निकालोगे। तो जो टेंजेंट वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन। तो अब कैसे लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन सर? तो टेंजेंट वैल्यू ऑफ इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। किस चीज का? ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड क्या बताओ? स्लोप ऑफ द लाइन। उस लाइन का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। एकदम क्लियर बात है, पक्की बात। चलो तो कुछ स्लोप दिया जाए, निकाल सकते हो। जरा इसका स्लोप निकाल के दिखाओ तो भाई साहब। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन ने यहाँ पे 45 डिग्री बनाया, तो बताओ इस स्लोप को। अच्छा एक और चीज, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज व्हाट? डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है? चलो बताओ, अगर यहां पे 45 डिग्री बनाए तो स्लोप कितना हो गया? कितना होगा स्लोप? 1, बिकॉज tan 45 भी 1। अगर मान लो मैंने 45 डिग्री के बजाय यहां पे 30 डिग्री बना दिया तो स्लोप कितना हो जाएगा? बताइए सर जी, क्या हो जाएगा? 1/√3। अच्छा चलो ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर हमने यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री, अब बताओ। हाँ, √3 हो जाएगा। नहीं, सिंपल tan का वैल्यू है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे 90 डिग्री हो गया तब उसका स्लोप क्या होगा? tan 90 कितना होता है? हाँ, हमेशा स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो याद रखिएगा कि अगर बोल दे कि एक लाइन है जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो समझ जाना ओ वो x एक्सिस पे 90 डिग्री है और y एक्सिस पे पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस पे 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? अच्छा मान लो कोई ऐसा लाइन मिल गया जो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो उसका स्लोप कितना होगा? हाँ, 0 हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा उसका? 0, बिकॉज tan 0 0 होता है। तो अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के परपेंडिकुलर। x एक्सिस के पैरेलल तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल देगा तो स्लोप निकाल लोगे। अगर तुमको अलग अलग एंगल दे दे, बोले इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री, निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो? यस सर, अगर डिग्री का वैल्यू पता होगा तो निकाल दे देगा 15 डिग्री। तो फिलहाल तो अपने औकात से बाहर है, अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं गए हैं, नहीं। लेकिन 45 30 60 देगा तो बना लेंगे। 120 डिग्री देगा तो गधा, 120 डिग्री तो बड़े हो गए यार, 10th में पढ़ा जाता है। 120 से 150 का निकाल सकते हो, मतलब 15 डिग्री 18 डिग्री सबका नहीं निकाल सकते हो, वेल डिफाइंड का निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मिटा दिया जाए बच्चों? चलो भाई साहब, तो सर एंगल की बातें हो गई, यानी अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दे तब तो स्लोप निकाल सकते हो ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ रहेगा तो बताओ? एंगल दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि बच्चा एंगल नहीं दिया है, लाइन का इक्वेशन दे दिया है, तब पूछे स्लोप निकालो, ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम टॉपिक डील करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्लोप इफ व्हाट? इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे स्लोप, है ना? देखो कितने आसानी से, जैसे मान लो एक छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं, 2x - 3y + 7 = 0। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? जनरल फॉर्म। अब इसमें से स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना होगा। याद करो, दिमाग में एक जगह बना लो, ओ y = mx + c, यही था। सर एक बात बताएं सर, बताओ। देखिए सर, यहाँ पे y का जो है ना वो शादी ब्याह हुआ है, नहीं 3 के साथ है। यहाँ पे देखिए बेचारे का तलाक हो गया, नहीं हो गया है? तो क्या कर दोगे इसको बताओ भाई? सबसे पहले तलाक करवाओगे तो तलाक कराने के लिए संगी साथी को दूर भेजना पड़ेगा ना।
तो सबसे पहला स्टेप होगा -3y इज इक्वल टू -2x -7। अब देखो मियाँ बीबी अकेले है, हो सकता है नहीं, अब -3 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो। देखो बेचारा, कितना दुख का बात है बताओ, घोर पाप, अलग अलग हो गया नहीं। तो अब बताओ y बराबर क्या हो गया भाई साहब, -2/-3x अच्छे से लिखोगे तो फिर -7/-3। ध्यान से देखा जाए तो भाई टक टका टक, तो हमारे पास हमारा 2/3x आ गया, और ये दोनों कटेंगे तो हो जाएगा, प्लस लगा लें अगर हम यहाँ पे, देखो ये अगर यहाँ पे प्लस कर लें तो +7/3। अब इसको और इसको कंपेयर करो, x से जिसका कनेक्शन है वही स्लोप है, x से किसका कनेक्शन है 2/3। अगर मैथ्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपने लैंग्वेज देसी भाषा में बोलते x का कनेक्शन। तो बताओ भाई साहब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब देखो एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन दोनों के बीच में तलाक कराएंगे, हमको पता है काट डालेंगे तो तलाक हो ही जाना है, ठीक। तो क्या करना है आप समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ax + by + c = 0, ठीक है। तो अब पट से इसको ऐसे लिखिएगा, by इज इक्वल टू -ax - c, और पट से आपका y जो होगा -a/b x + -c/b। भाई x के साथ जो कनेक्टेड होता है वही स्लोप है। देखो कौन कनेक्टेड है x के साथ, -a/b। तो अगर हमारे पास हमारा जनरल इक्वेशन है, हमारा जनरल इक्वेशन और स्लोप निकालने को बोले तो भाई साहब स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, उसमें थोड़ा सा नमक लगाने के लिए लगा दो, एकदम याद रखना है, याद रखोगे। अब देखे तो बताओ 2/-3, अब हरवा माइनस लगाया तो 2/3 हो गया, नहीं हो गया, पट से निकल गया। अगर हम तुमको बोले इसका स्लोप निकाल के दिखाओ, 7x - 9y + 11 = 0, क्या दिक्कत है सर, 7/-9, लेकिन माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा 7/9, पट से आंसर आएगा 7/9। छोड़ो ये सब नौटंकी छोड़ो, ये सब गरीब आदमी 9th में किया करते थे, अब हम लोग अमीर हो गए ना, धीरे धीरे अंबानी के पास पहुंच रहे हैं, ठीक। एक समय आएगा जब बिल गेट्स बन जाएगा, जब IT निकल जाएगा तो बिल गेट्स बन जाएंगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/9। अच्छा मान लो अगर तुमको ये क्वेश्चन दे दें, √2x + 7 इज इक्वल टू 0, अब बताओ बताओ भाई साहब इसका तो स्लोप पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है तो किसके पैरेलल, y एक्सिस के, किसके परपेंडिकुलर, x एक्सिस के। अरे ये बात समझ में। तो अगर इक्वेशन दे, आप बोले भाई साहब स्लोप निकालो, तरीका है अपने पास, निकाल सकते हैं, छाप लो। सबका हो गया, चलिए देखिए सर, तो दो तरीका तो हम लोग सीख गए, अगर एंगल दिया हो तब स्लोप कैसे निकालते हैं, और अगर लाइन का इक्वेशन दिया हो तब स्लोप कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक और छोटे से बात पे, वो क्या है सर, कभी कभी क्या होता है कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है, समझना। अब देखो क्या होगा, हमारे पास लाइन का इक्वेशन नहीं रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा कि एक जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट A और दूसरे का पॉइंट B, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट्स होंगे। अब पॉइंट्स दिया है तो कोऑर्डिनेट भी दिया है, तो खाली ये भी देकर छोड़ देगा। मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब वेरिएबल मत समझना इसको, जब मैंने x1 y1 लगा दिया तो ये वेरिएबल नहीं है, क्या है, कांस्टेंट। अच्छा B वाले का पॉइंट मान लेते हैं x2 y2, ठीक। अब बोलेगा कि अब इस लाइन का स्लोप बताओ, समझ रहे हो बात को। तो 3 ही तरीके होते हैं, या तो लाइन का इक्वेशन दे दे, या तो एंगल दे दे, और नहीं तो लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, वो दोनों का दोनों पॉइंट दे दे, तभी स्लोप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो अब कैसे स्लोप निकालेंगे, तो अब जाएंगे डेफिनेशन पे। किस पे जाएंगे, डेफिनेशन पे। भाई साहब यहां पे जो एंगलवा बना है, ये एंगल का ना tan थीटा स्लोप होता है, ये कुछ और होता है बताओ। तो माने tan थीटा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं, बहुत बढ़िया। एक बच्चा आया, कहा सर रुकिए सर, टक 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 ड्रॉप करिए, हम कहा चलो कर दिए, BN नाम रख दिया गया इसका, ठीक है। फिर कहा सर यहाँ से भी ड्रॉप करिए, चलो यहाँ से भी ड्रॉप कर दिए,
इसका नाम रख दिया गया AM, कोई प्रॉब्लम। फिर बोला यहाँ से ड्रॉप करिए, हमको खाली ड्रॉप पे करवाओ। फिर इसका नाम क्या रख दिया गया, BK रख दिया गया, अलग अलग आ गया। चलो अब तुम बताओगे हमको ऋषभ, अगर ये थीटा है तो ये कितना डिग्री, अगर ये थीटा तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। हाँ ठीक है, सही बात है। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये कितना डिग्री? थीटा। जिसे पूछते हो तो मजा खराब कर देते हो तुम लोग। कितना डिग्री होगा? थीटा डिग्री। क्यों थीटा डिग्री होगा भाई साहब? वहाँ पे अगर उसको ये करते हैं, मतलब उसको एक्सटेंड करते हैं बीके को, तो सर पैरेलल लाइन के हिसाब से हाँ, सीधे सीधे बोल दो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ tan थीटा निकाले चाहे यहाँ tan थीटा निकाले, कहानी सेम है भाई। हमको tan थीटा से मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, जले एंगल नहीं बदलेगा तले tan थीटा नहीं बदलेगा, पढ़े है ना। तो अगर थीटा थीटा सेम है तो इसमें निकाल लें tan थीटा। तो आज हम लोग बात करते हैं इन त्रिभुज BKA, ठीक है। आज हम BKA की बात करते हैं। बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। प्रियांशु बताएगा, बड़ी शांत रहता है भाई। अगर ये थीटा है भाई साहब तो परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला AB। अगर ये थीटा है तो ये AB क्या है? हाय, मैथ्स पसंद है? हाइपोटेनस। हाँ तो ऐसा बोलो, क्या शर्मा कह रहे हो? अब देखो BK की बात करते हैं, ठीक। तुम लोग फेमस हो जाओगे, चिंता मत करो। BK क्या होगा? बेस। और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो चलो बताओ परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? AK। और बेस क्या हो जाएगा हमारा? BK। तो बताओ tan थीटा कितना हो गया? AK बाई BK। चलो भाई, अगर हम AK की बात करें तो AK को लिखा जा सकता है क्या? y1 माइनस y2। तो एकदम आराम से लिख देंगे y1 माइनस y2। और इसको क्या लिख सकते हैं उसी तरह से? x1 माइनस x2। बस। यानी अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उसके स्लोप को निकालने का फॉर्मूला y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि हम इसको ऐसे याद करें, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। फर्क थोड़ी पड़ेगा यार, समझो बात को। इसको पलटे तो इसको भी तो पलट दिए, फर्क थोड़ी पड़ा। तो हमारा स्लोप क्या हो गया? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। तो अगर कोई कंक्लूजन समझो, अगर कोई लाइन है जो दो गो पॉइंट से पास कर रहा है, एगो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो भाई साहब मंत्र क्या है स्लोप निकालने का? सीधे पढ़ो, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, फिर कहो स्वाहा, निकल जाएगा। निकलेगा ना? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर आपको दो पॉइंट दे दे, आप बोले निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो। बहुत बड़ा टास्क नहीं है भाई, फॉर्मूला पे सेट कर देना है। जैसे मान लो अगर हम तुमको क्वेश्चन दे दें कि ये लाइन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है 4,5, यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2, आप बोले स्लोप निकाल के दिखाओ। मने मन सोचेंगे कि सर 5 घटाओ 2 3, 4 घटाओ 1 3, टुक टुक कट गया। अरे सर मजा आ गया सर, M1 है। अगर कोई पूछ दे अब बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। समझ गए बात को? तो 3 तरीके से स्लोप निकालते हैं, एंगल दिया हो तब, लाइन का इक्वेशन दिया हो तब, और अगर दूगो पॉइंट दिया हो तब। क्लियर है? उतार लो। क्या किया जाए? मिटा दे? चलिए अब आइए मेन दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सर क्लियर हो गया कि स्लोप अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तीनों केस में स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का मतलब भी समझ में आ गया, जेन्युइन मतलब क्या है कि हाँ स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात है, जान जाओ, जब स्लोप पढ़ ही लियो तो जान जाओ। जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, इसका नाम है हमने लिख दिया L1, एक लाइन ये है, इसका हमने नाम लिख दिया L2। आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका स्लोप मान लो है M1 और इसका स्लोप मान लो है M2, ठीक। तो एक रिलेशन होता है क्या कि आप
अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। आगे इसका प्रूफ पढ़ोगे, मैं अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आपको फॉर्मूला नहीं पता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता। अगर फिजिक्स में पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स फंडामेंटल तो उसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया होगा। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो अगर जानते हो तो मैं प्रूफ कर दूं, जानते हो फॉर्मूला वो tan a प्लस tan b, चलो ठीक है। नहीं भी जानते तो एक बार रट लेना कि हाँ tan a प्लस बी होता है तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इनका स्लोप कैसा हो गया? m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। मान लो तुमको दो लाइन मिल गया और दोनों लाइन का स्लोप तुम्हारे पास है और तुमको पता लगाना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों को प्रोडक्ट करो। अगर प्रोडक्ट करने पे -1 आ गया तो अब एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। लेकिन सर अगर -1 नहीं आया तो भाई साहब उसको निकालने का अलग तरीका है। क्या तरीका है सीख ही लो, ठीक। अब हम बता ही देते हैं, जब वो tan वाला फॉर्मूला जिक्र हो गया तो सीख लो, छोटा सा बात है, बड़ा काम करेगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड व्हाट? द एंगल बिटवीन क्या? टू लाइंस। दो लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं, देखो ध्यान से देखना एकदम। मान लो एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरा लाइन ऐसे है, कोई दिक्कत? दो अलग अलग लाइन हो गए भाई, एक लाइन ऐसे चला गया होगा और एक लाइन ऐसे चला गया होगा, दो अलग अलग लाइन हो गए होंगे, है ना। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये थीटा निकालना है अपने को। क्या निकालना है? ये थीटा निकालना है। चलो इस वाले लाइन का नाम ले लेते हैं L1 और इस वाले का L2। इसका स्लोप ले लेते हैं M1 और इसका स्लोप M2, ठीक। चलो ये लाइन अगर है तो इसने कुछ एंगल बनाया होगा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 मान लें और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या मान सकते हैं? θ2, ठीक। याद करो बाबू कि एक बार बहुत गरीब समय था, हम लोग पढ़े थे कि θ2 जो होता है वो θ प्लस θ1 होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है? बहुत गरीबी चलता था उस वक्त। थीटा इन दोनों को जोड़ने से बाहरिया वाला एंगल होता था, याद रहा है? तो θ प्लस θ1 होगा θ2। तो यहां से हम कह सकते हैं ओ थीटा मतलब θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, ठीक है, जहां पे a और b एंगल होते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब जो देखो, जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं वो फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ाया जाता है तो ये फॉर्मूला बताया जाता है और उसमें गारंटेड बताया भी गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। तो जब ये वाली फॉर्मूला का तुम लोग जानते हो तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब देखो जैसे हम लोग निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला पता चल गया। अब निकालते हैं tan थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से, tan थीटा। तो भाई हमको मन नहीं किया, हम कहना थीटा में नहीं निकालेंगे, थीटा पते नहीं है कहाँ है, कैसे निकालोगे। तो एक दोस्त आया बोला कि देख थीटा के जगह रख दो θ2 माइनस θ1। हम कहा है दोनों बराबर है यार, रख सकते हो, रख रही है। हम कहा बहुत बढ़िया। पता है a माइनस बी टाइप का फॉर्मूला नहीं लग रहा है? लग रहा है ना सर? तो लिख देते हैं tan θ2 माइनस tan θ1 बटा 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। बोलो हो गया? अच्छा सर एक बात बोले, हम कहा बोलो भाई, ये जो tan θ2 है ना ये m2 होगा, क्या कि θ2 है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और उसका tan θ2 यानी ये क्या हो जाएगा? m2। उसी तरह tan θ1 m1 और नीचे फिर 1 प्लस m1 m2। ओ समझ गया, कंक्लूजन समझ गए। क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहते हो कि एगो लाइन ऐसे दूसर का लाइन ऐसे और दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा, एक का स्लोप है m1 दूसरे का m2, तो इसके बीच का tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। अच्छा मॉड क्यों लगा दिए हैं? क्योंकि बाबू देखो यही एंगल हुआ थोड़ी इसके बीच का एंगल है, हाइयो तो इसका एंगल है, समझ रहे हो ना। दो लाइन के बीच में एक है काटेगा तो एक है एंगल बनेगा, तो देखेगा दो एंगल चार एंगल है, लेकिन दो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं।
दोनों को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, तो भाई दुए को डिफरेंट तो दुए को ना बना, तो उस दो को लगाने के लिए क्या लगा देंगे, मॉड। यानी अगर आपको दो लाइन का स्लोप पता है, दो को लाइन है उसका स्लोप पता है, आप बोल रहे हैं कि उन दोनों के बीच का एंगल निकालो, पट से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा इसमें? समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? बस इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट, इतना है। तो आज क्या क्या सीख गए बता दो, एक बार बता दो भाई साहब क्या क्या सीख गए। सर बहुत छोटी छोटी बातें हमने सीखी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो पता चला सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमने सीखा कि भाई साहब हमारा स्लोप क्या होता है और स्लोप निकालते कैसे कैसे हैं, तो 3 तरीके निकालने के हैं स्लोप के। और उसके बाद हमने सीखा कि अगर 2 लाइन का स्लोप दिया है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। और सबसे लास्ट में अगर 2 लाइन 90 डिग्री पे है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। बस आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी फिर हम लोग कब देखेंगे, कल, ठीक है।